चलिए गाइस, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स आर। तो 3 स्टेप बताने हैं सॉलिड से पॉइंट्स तक। तो देखो ये इसी ऑप्शन देखो, यहाँ तो लाइन से सॉलिड तक की बात हो रही है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नजर मार लिया करो एमसीक्यू में। यहाँ पर भी लाइन से सॉलिड की बात हो रही है, भी गलत हो गया भाई। यहाँ पर सॉलिड से पॉइंट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा ए या बी में से। तो सॉलिड से पॉइंट ऐसे बनता है कि भाई पहले सॉलिड है, फिर सरफेस है, फिर लाइन है, फिर पॉइंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये तो ऐसे मतलब डिक्रीजिंग में हो गया पॉइंट के हिसाब से। अगर ऐसे देखो तो पहले पॉइंट बनता है, 2 पॉइंटों से लाइन बन जाती है, ये पॉइंट लाइन, फिर कोई भी सरफेस बन जाता है, और वो सरफेस जो होता है वो सॉलिड कहलाता है। सरफेस मतलब सॉलिड की बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये सरफेस होगी, और ये पूरा सॉलिड कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सॉलिड हैज। तो सॉलिड में कितनी डायमेंशन होती है? सॉलिड में 3 डायमेंशन होती है, पता होना चाहिए आपको, अब तक 9th क्लास के बच्चे हो। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 डायमेंशन होती है। तो 3 है इसका आंसर सॉलिड में। और सरफेस में कितनी डायमेंशन होती है? सरफेस में हाइट 0 होती है, ये हाइट 0 होती है, तो 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ सरफेस में। लेकिन यहाँ सॉलिड की बात हो रही है तो 3। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। डायमेंशन मतलब क्या क्या होता है किसी सॉलिड में? तो लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है। और सॉलिड का एग्जांपल क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है ना, क्यूबॉइड ऐसे कुछ बनता है, क्यूबॉइड 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 क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, तीनों चीजें होती है। तो क्यूबॉइड क्या है? सॉलिड फिगर है आपका, सॉलिड फिगर है आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉलिड फिगर है। चलो नेक्स्ट देख लो, मैं जल्दी, समझ आ गया? चलो ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज। तो सरफेस में कितनी डायमेंशन होती है? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि सरफेस में हाइट जो होती है वो आपकी 0 होती है, हाइट 0 होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ की 2 ही चीजें होती है, तो 2 ही डायमेंशन है सरफेस में, 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। बोलो, कोई दिक्कत? समझ आ गया? ठीक है। तो कोई भी जो सॉलिड फिगर होता है उसकी जब हम सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं तो वो सरफेस होता है। या फिर हम जब ये बोले आसान भाषा में कि उसकी सिर्फ हम आउटर बाउंड्री देखते हैं, सिर्फ बाउंड्रीज बाउंड्रीज देखते हैं किसी भी सॉलिड फिगर की, तो उसको हम सरफेस बोलते हैं। समझ रहे हो? सिर्फ बाउंड्रीज हम देखते हैं तो किसी भी सॉलिड फिगर की, तो हम उसका मतलब उसका सिर्फ सरफेस देख रहे हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो सरफेस में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि हाइट तो 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए आप। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पॉइंट हैज। भाई पॉइंट क्या है? पॉइंट की कितनी है? पॉइंट तो सिर्फ ये है, इसकी क्या डायमेंशन होगी? 0 होगी ना। तो इसकी कोई लेंथ है ना, कोई ब्रेड्थ है ना, कोई हाइट है, तो सिर्फ एक पॉइंट है, डॉट है, सिर्फ एक ऐसे डॉट, दैट्स इट, एक डॉट है। तो डॉट की क्या डायमेंशन होती है? कोई डायमेंशन नहीं होती, 0 डायमेंशन है, लेंथ भी नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है, हाइट भी नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ जाऊँ, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो विजुअली आप देख सकते हो, ये डॉट है बस एक। इसकी बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी लेंथ बताओ, ब्रेड्थ बताओ, हाइट बताओ, पागल हो जाओगे आप, है ना? माइक्रो लेवल पे ढूंढने लगोगे क्या? ये मत बोल देना माइक्रो लेवल पे ढूंढने लगोगे। ठीक है, यहाँ पर अभी 9th क्लास के बच्चे हो, 9th तक ही दिमाग रखो। तो डायमेंशन इसकी होती है 0 पॉइंट की, मैथमेटिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड्स डिवाइड्स हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट इनटू। तो पहले तो कुछ शब्द हैं समझ लो। ये ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है, मतलब कोई भी रिटर्न वर्क। जैसे यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था यूक्लिड, तो उसने अपना जो रिटर्न वर्क, अपने आर्टिकल्स, ट्रीटीज का मतलब होता है आर्टिकल या किसी भी टाइप का जो रिटर्न वर्क होता है उसको ट्रीटीज बोलते हैं। या आसान भाषा में बोल लो, तब उसकी जो बुक थी जिसका नाम था एलिमेंट, उसको उसने कितने चैप्टर में डिवाइड किया था? तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, उसने अपनी बुक को 13 पार्ट में डिवाइड किया था, 13 चैप्टर में डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर है A13। और कैसे इसमें, इस बुक में क्या क्या था? इसमें उसने एक्सप्लेन किया था प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड फिगर्स, अर्थमेटिक, ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। और कैसे एक्सप्लेन की थी? अपने पोस्टुलेट, एक्सियम्स जो हमने पढ़े चैप्टर में उसके थ्रू। ठीक है, समझ गए? तो इसने अपना रिटर्न वर्क या ट्रीटीज 13 चैप्टर में डिवाइड किया था, याद होना चाहिए आपको ये। चलिए गए 6 क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन द एलिमेंट आर। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। यूक्लिड ने अपनी एक रिटर्न वर्क लिखा था या बुक लिखा था कह लो, जिसका नाम था द एलिमेंट। उसमें कितने प्रोपोजिशंस थे? प्रोपोजिशन मतलब कोई भी थ्योरम जिसको हम प्रूव कर सके, या स्टेटमेंट, उसको प्रोपोजिशंस बोलते हैं। तो इसने 465 प्रोपोजिशंस लिखी थी अपनी द एलिमेंट बुक में। ये लिखी थी या रिसर्च की थी या एक्सप्लेन की थी, कुछ भी बोल लो। तो प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट या थ्योरम जिसको हम प्रूव कर सकें। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोपोजिशंस, जो विच कैन बी प्रूव्ड। तो ऐसी कितनी थी प्रोपोजिशंस यूक्लिड की द एलिमेंट बुक में? 465। ये आपको नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस क्वेश्चंस में। कोई भी सॉलिड होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको हम सरफेस बोलते हैं, दैट्स इट। और सरफेस के डायमेंशन कितने होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ। कौन सी डायमेंशन नहीं होती? हाइट नहीं होती, हाइट की वैल्यू 0 होती है सरफेस में। तो बाउंड्रीज ऑफ एनी सॉलिड और कॉल्ड सरफेस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी सॉलिड फिगर है, मान लो क्यूबॉइड है, ऐसे क्यूबॉइड है, तो उसकी जो बाउंड्रीज होगी उसको हम कहेंगे सरफेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखो, बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस। तो कोई भी सरफेस है, मान लो ऐसे कोई सरफेस है, ऐसा कोई अजीब सा सरफेस है, तो इसकी अगर जो बाउंड्रीज होगी, जैसे मैं ये जो पिंक से कर रहा हूँ, बाउंड्रीज कर रहा हूँ, बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्रीज है ये कैसी है? कर्व्स की शेप में, तो इसका आंसर है बी। तो बाउंड्रीज ऑफ एनी सरफेस इज कर्व्स, ये याद होना चाहिए आपको, समझ भी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बनाया ना, कोई भी एक सरफेस है ये ऐसी शेप का, तो इसकी जो बाउंड्रीज, जैसे मैं बाउंड्रीज देखो तो देखो कर्व्स बन रहे हैं, है ना, कर्व्स बन रहे हैं। तो इसकी बाउंड्रीज, जो सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है उसको हम कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान आसान क्वेश्चन है सारे। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। 9 तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा 9। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम आप सबने सुना होगा। नहीं सुना तो फिर, नहीं सुना तो फिर क्या बोलूं आपको मैं, सुनना चाहिए आपको, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होती है, जो अराउंड 3000 बीसी है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने से पहले 3000 साल पहले, इतनी पुरानी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब जीसस के 3000 साल पहले। तो उस समय पे जब कंस्ट्रक्शन होता था, जो ईंट वीट बनती थी, तो उस ईंट की डायमेंशंस किस रेशियो में होती थी? तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4:2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। 4:2:1 कहाँ गया? ये ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद होना चाहिए कि इस डायमेंशन में जो ब्रिक्स बनती थी, कहाँ गई ब्रिक्स? ये रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में वो इस रेशियो में होती थी, ठीक है, ये याद कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज। तो एक पिरामिड है जो कि एक सॉलिड फिगर है, तो ये पूछ रहा है उसका बेस जो होगा वो कैसा होगा? सिर्फ ट्रायंगल होगा हमेशा, ओनली अ ट्रायंगल, या हमेशा स्क्वायर होगा, ओनली अ स्क्वायर, या हमेशा रेक्टेंगल होगा, या एनी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कोई भी जिसके 2 से ज्यादा वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा एनी पॉलीगन। जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रायंगल हो। मतलब अगर सिर्फ ट्रायंगल हो पिरामिड का बेस, ऐसे पिरामिड का बेस ऐसे ट्रायंगल हो, तो हम कह देंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर स्क्वायर हो तो हम कह देते हैं स्क्वायर पिरामिड। तो मतलब बेस कोई भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ओनली ट्रायंगल नहीं हो सकता। आपने सुना होगा ना पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल में 5 साइड वाला पॉलीगन होता है, ठीक है, 5 साइड वाला पॉलीगन होता है। फिर उसके बाद हेक्सागोनल में 6 साइड, ऐसे करके बढ़ता रहता है। तो पॉलीगन कोई सा भी पॉलीगन बेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल हो या ऐसे हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एनी पॉलीगन। और पॉलीगन मैंने आपको बता दिया, जिसके 2 से ज्यादा वर्टिसेस हो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द साइड फेसेस ऑफ द पिरामिड आर ऑलवेज, क्या होता है? तो पिरामिड ऐसा कुछ होता है, पिरामिड का जो बेस होता है वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे टेट्राहेड्रन हो, चाहे हेक्सागोनल हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो ऐसे एक स्क्वायर पॉलीगन है, स्क्वायर है तो पॉलीगन ऐसे होता है, वो पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, तो ऐसे होता है पिरामिड। और उसके चारों तरफ ऐसे ये फेज होते हैं, ऐसे ऐसे ये वाले। तो मतलब उसके जो फेजेस होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल होते हैं। देखो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, समझ लो, इसको विजुअलाइज करो 3D में। ये बेस है, उसके बाद ऐसे पिरामिड है। पिरामिड देखा है ना आपने, वैसे भी इजिप्ट का भी पिरामिड अगर आप देखोगे तो उसके जो फेजेस, मतलब चारों तरफ उसके ट्रायंगल ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है ना, तो हमेशा जो फेजेस होते हैं पिरामिड के वो हमेशा ट्रायंगल होते हैं, समझ लो ना। इजिप्ट का पिरामिड विजुअलाइज करो, दिमाग में लाओ, और उसके फेसेस देखो चारों तरफ ट्रायंगल्स है ना, बड़े बड़े, तो बस वही है इसका आंसर, ट्रायंगल। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इट इज नोन दैट इफ x plus y plus z is equal to 10 plus z, द यूक्लिड्स एक्सियम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट। तो देखो इसको समझो। तो यूक्लिड का एक एक्सियम होता है, एक्सियम नंबर उसका है, सेकंड एक्सियम है, तो इसका आंसर ये है। वो कहता है इफ इक्वल्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी पढ़ो। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल, ये वाली एक्सियम है, एक्सियम नंबर सेकंड। तो ये वाली स्टेटमेंट यही कह रही है। देखो मान लो ये लिखा हुआ है x plus y is equal to 10, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसमें मैंने इक्वल इक्वल यानी z z ऐड कर दिया, दोनों में z z ऐड कर दिया, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट ही रही। तो ये यहाँ से आया है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल, ठीक है, समझ गए। तो इसका आंसर है बी, सेकंड एग्जाम की स्टेटमेंट है ये।
ओके गाइस, 13th क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टर यूज फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स आर। तो अल्टर का मतलब पता है आपको क्या होता है? अल्टर यार वो होता नहीं जिसमें हम हवन वगैरह करते हैं, हवन हवन करते हैं ना, वो बीच में आग जहाँ जल रही होती है, हवन, उसी को बोलते हैं अल्टर। तो वो किस शेप के होते थे हमारे एंशियंट इंडिया में? बताओ, आप गैस करो। मेरे हिसाब से तो आप बता दोगे अल्टर किस शेप के होते थे हमारे। अरे यार, या तो स्क्वायर होते थे या फिर सर्कल होते थे। ट्रायंगुलर तो अल्टर देखे नहीं होंगे आपने, ना पिरामिडिकल शेप के देखे होंगे। तो स्क्वायर होते थे, सर्कल होते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अल्टर होते थे ना, बीच में ऐसे हवन होता था, उसमें ऐसे लकड़ी रखी होती थी, आग जल रही होती थी, चारों तरफ लोग बैठ के पूजा वूजा करते थे, रिचुअल्स करते थे। तो उसी को पूछ रहा है वो अल्टर्स एंशिएंट इंडिया में किस शेप के होते थे। तो स्क्वायर होते थे या सर्कल होते थे। भाई ट्रायंगुलर अल्टर तो मेरे हिसाब से आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे, या ट्रेपीजियम जैसा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ओके गाइस, ये क्वेश्चन देखिए 14th। द नंबर ऑफ इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन श्रीयंत्रा इन द अथर्ववेदा। तो श्रीयंत्रा पहले तो आपको पता होना चाहिए, श्रीयंत्रा संस्कृत का वर्ड है, मतलब यंत्रा का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट या मशीन। तो श्रीयंत्रा मतलब एक ऐसा एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ऐसे एक सर्कल होता है, उसके अंदर ऐसे इंटरवोवल आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। ऐसे वन मैं रफली बना रहा हूँ, ऐसे 2 3 4, फिर ऐसे चलता है 5 6 7। अब समझ आ रहा है इस तरह का फिगर, उसके चारों ओर ऐसे कुछ होता है। फिर यहाँ बैठ के आप, मतलब ये बेसिकली आपने फिगर देखा होगा, मेडिटेशन वगैरह करने में यूज होता है। आप गूगल करके भी देखना श्री यंत्रा क्या होता है। तो इसमें टोटल है ना 9 होते हैं, 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल। 9 थोड़ा सा ऑस्पिशियस नंबर भी माना जाता है, सेक्रेट नंबर भी माना जाता है, इसलिए टोटल 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। और 9 को आप अपने प्लैनेट से भी इमेजिन कर सकते हो कि 9 प्लैनेट होते हैं। तो ये मेडिटेशन वगैरह के लिए ये वाला ज्योमेट्रिकल फिगर यूज होता है, इसके पास बैठ के मेडिटेशन वगैरह होती है। तो श्री यंत्रा में 9 आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सो ग्रीक्स एम्फसाइज्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, बोथ एन बी, या प्रैक्टिकल यूज ऑफ ज्योमेट्री। तो जो ग्रीक्स मैथमेटिशियन या जो भी फिलोसफर थे, वो कौन सी टाइप की रीजनिंग पे बिलीव करते थे, एम्फेसाइज करते थे, मोर फोकस करते थे? एम्फेसाइज मतलब जिस पे ज्यादा फोकस करते थे या ज्यादा काम करते थे। तो वो थी डिडक्टिव टाइप की रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जांपल ये होता है, या डिडक्टिव रीजनिंग ये होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा कोई स्टेटमेंट लेते हैं जो ट्रू स्टेटमेंट है, और उन दोनों को मिला के हम कोई कंक्लूजन बनाते हैं। इसका एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो एक ये स्टेटमेंट है कि ए इज इक्वल टू बी, ये एक स्टेटमेंट हो गई, और दूसरी स्टेटमेंट है बी इज इक्वल टू सी। अब ये दो स्टेटमेंट हमें पता है कि ये ट्रू है, ठीक है, ये दे रखी है ट्रू। तो अब इन दोनों को मिला के मैं एक तीसरी कोई कंक्लूजन बनाऊंगा। तो इस तरीके की रीजनिंग को बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो अब मैं तीसरा कंक्लूजन ये बनाऊंगा कि ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू सी है। तो इस तरह की रीजनिंग को बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। वो ग्रीक लोग इस तरह की ही रीजनिंग करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? इन एंशिएंट टाइम अल्टर्स, अल्टर्स मतलब वो जो मैंने बताया था ना बीच में हवन, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, हवन वगैरह जो करते हैं जिसमें आग जल रही होती है, उसी को मतलब सेरेमोनियल टेबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, बीच में होती है जिसमें हम आग वगैरह हवन करते हैं, उसको बोलते हैं अल्टर। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि स्क्वायर और सर्कुलर शेप के होते हैं हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए, मतलब जब हम घर में कुछ अपने रिचुअल कर रहे हैं उसके लिए शेप होती थी क्या नाम है, स्क्वायर और सर्कुलर। ध्यान रखना, हाउस होल्ड के लिए होती थी दो शेप, स्क्वायर और सर्कुलर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ये वाली शेप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो ये सारी शेप तब करते थे हम यूज अपने अल्टर्स के लिए जब हम पब्लिक वर्शिप करते थे। पब्लिकली जब वर्शिप करते थे तो ये सारी शेप भी ले लेते थे पब्लिक में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। लेकिन जब हाउस होल्ड करते थे तो सिर्फ स्क्वायर होता था या फिर सर्कल, अल्टर की शेप। ठीक है, समझ गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। यूक्लिड बिलोंग्स टू, कौन सी कंट्री से यूक्लिड बिलोंग करता था? तो ये तो डायरेक्ट जी का क्वेश्चन हो गया। तो ग्रीस से बिलोंग करते थे यूक्लिड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आपको अब तक। तो यूक्लिड चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी में। और ध्यान रखो यार, एनसीईआरटी पहले करना है या एग्जाम्पलर में लगे रहो कहीं। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करो अच्छे से, है ना, और उसमें क्वेश्चन पूछो कमेंट्स में। उसके बाद फिर एग्जाम्पलर करो, सारे एग्जाम्पलर वाली प्लेलिस्ट अलग बना रखी है ना। ठीक है, तो यूक्लिड जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो इसका आंसर है ग्रीस, ग्रीस से बिलोंग करते थे वो। बढ़ जाऊँ आगे उसको। और हाँ, एक और चलो दो तीन चीज़ें और बता देता हूँ। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता था, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कंट्री पूछिए, पर फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता था, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। थेल्स बिलोंग टू विच कंट्री? तो थेल्स भी एक मैथमेटिशियन थे, थेल्स मैथमेटिशियन थे, वो भी ग्रीस से थे। और एक थेल्स थ्योरम भी है, आई थिंक आपके 9th में तो नहीं है, पर
10th में है, और 10th में नहीं है तो आगे तो है। थिल्स थ्योरम आती है ज्योमेट्री में बड़ी फेमस, जो कि इन्हीं के नाम से है। तो ये ग्रीस के थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर भी ग्रीस है, थेल्स भी ग्रीक मैथमेटिशियन थे। और थेल्स थ्योरम मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी समझ लो। एक मान लो एक सर्कल है और इस पे 3 पॉइंट है, ए है, बी है, कोई भी बी है, और सी है। और अगर ए सी डायमीटर है, ये 3 पॉइंट है, और अगर इन तीनों पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा ना तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बस ये कहती है थेल्स थ्योरम। मतलब अगर एक सर्कल पे 3 पॉइंट है एबीसी अलग अलग, और अगर एसी अगर डायमीटर है, अगर मैं ज्वाइन करूँ तो फिर अगर एबीसी को मैं ज्वाइन करूंगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये कहती है थेल्स थ्योरम। देखा, शॉर्ट में समझा दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। पाइथागोरस वाज अ स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस भी मैथमेटिशियन था और वो भी ग्रीक के ही थे, और वो स्टूडेंट थे थेल्स के। और पाइथागोरस आप सबको पता है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर को ही पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने दी थी, जो कि ग्रीक से बिलोंग करते हैं, और वो थेल्स के स्टूडेंट थे। ठीक है, समझ गए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, याद करने वाली बात है। और पाइथागोरस थ्योरम तो आई थिंक आप सबने सुनी रखी है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो इसका डायरेक्ट आंसर है थ्योरम। हम पढ़ते हैं थ्योरम में हमें प्रूफ की जरूरत होती है, तो थ्योरम को ही प्रूफ की जरूरत होती है। एग्जाम इज लाइक अ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की तरह होता है ना। एग्जाम्स हम पढ़ रहे हैं अभी यूक्लिड में, इतने सारे एग्जाम्स के ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। या फिर इफ एग्जाम्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर एक और एग्जांपल था जैसे एग्जाम नंबर 2 में बोलता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द ओवरऑल इज इक्वल। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें हम प्रूफ क्या करेंगे। तो थ्योरम्स में हमें प्रूफ की जरूरत होती है, तो इसका आंसर होगा ए। सिमिलरली डेफिनेशन भी एक तरह से स्टेटमेंट होती है, पोस्टुलेट भी एक तरह से स्टेटमेंट होती है। हमने हम सारे पढ़े हैं ना 7 पोस्टुलेट यूक्लिड के। अगर आपको ये सब नहीं पता क्या है पोस्टुलेट एक्सियम, तो पहले एनसीईआरटी में ये प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ो, तो मैंने पढ़ा रखे हैं सारे पूरा चैप्टर। उसके बाद आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए थ्योरम। थ्योरम के लिए हमें प्रूफ की जरूरत होती है। चलो आगे बढ़ो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फिर आपके ये भी खत्म हो जाएगा यूक्लिड चैप्टर के एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एमसीक्यू। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में जाके पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आना एग्जाम्पलर पे। सारे चैप्टरों के प्लेलिस्ट में जाके, ये मैंने एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, और नॉर्मल जो आपका सिलेबस है उसकी, एनसीईआरटी का सिलेबस है उसकी प्लेलिस्ट अलग है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये कैसे बताया था उसने, ये पोस्टुलेट था आपका, एक पोस्टुलेट था ये आपका। यूक्लिड ने अपने पोस्टुलेट में बताई थी ये बात कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल हैं वो सब इक्वल होते हैं, ये सब राइट एंगल हैं, सब इक्वल हैं। तो ये बताया था, तो पोस्टुलेट में बताया था, और पोस्टुलेट नंबर 4 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 4 ही था। ओके, तो पोस्टुलेट नंबर 4 में यूक्लिड ने बताया था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। चलो आगे चलते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन कहता है लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस फॉर्म में है, ये वाली लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, ये एक्सियोम है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है, क्या है। तो एक डेफिनेशन है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है कि लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो हम उसको पैरेलल ही बोलेंगे ना। अगर इंटरसेक्ट हो गई तो हम उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और इसका आंसर है बी डेफिनेशन। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है बिना हेजिटेशन के, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ही के लिए बनाया हुआ चैनल है। और कुछ नए सब्जेक्ट शुरू करेंगे, अभी मैथ्स तो ऑलमोस्ट टर्म 1 के लिए पूरा हो ही चुका है ना। कुछ आई थिंक एक दो चैप्टर रह गए, आई थिंक वो रह रहा है आपका, कौन सा है वो चैप्टर, स्टैटिस्टिक रह रहा है, तो वो करवा दूंगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर।